नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा रचना धर्मिता कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। आज हमने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रीनगर कश्मीर से डॉक्टर सतीश विमल, जो एक प्रतिष्ठित साहित्यकार और मीडिया कर्मी हैं, उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है। उन पर हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। हमने ये विचार किया कि पूरे भारतीय साहित्य में और भाषा में कश्मीरी भाषा और साहित्य का भी अपना एक विशेष योगदान है। मैंने सोचा कि इस पर बातचीत करने के लिए और इस पर जो विचार रखेंगे हमारे आज के विशेष अतिथि, इनसे बढ़कर कोई विद्वान आज हमारे बीच में उस तरह से उसकी पूरी व्याख्या जो करेंगे तो डॉक्टर सतीश विमल ही करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले मैं आज के विशेष अतिथि डॉक्टर सतीश विमल को यहाँ पर सादर आमंत्रित करूं। डॉक्टर सतीश विमल। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपके श्रोताओं के से मिलने का, अपनी बात रखने का। आपने इस काबिल मुझे समझा कि मैं अपनी बात रखूं और आपके लोगों तक पहुंचा दूं। शायद मैं भी चाहता था कि कुछ बातें करूं, कुछ विषय जो आपने छेड़े हैं उस पे मैं भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल समकालीनता में अपना मकाम ढूंढते हुए फिरते हैं और जो अपने आसपास की जो भाषाएं हैं उन पर बात नहीं करते हैं। एक समग्रता के साथ, एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के बात नहीं करते हैं। आपने ये विषय चुन करके मुझे उल्लासित किया है, मुझे खुशी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे श्रोताओं से भी हाथ जोड़ के विनम्र नमस्कार करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर, जितनी देर आपके बीच में रहूंगा, मैं आपको बोर नहीं करूंगा शायद, और अपनी प्रतिक्रिया जो आप मुझे देंगे मेरा मार्गदर्शन होगा। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप इस समय श्रीनगर कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं पहले अपने मित्रों को तो बता दूं कि आज जिस विशेष अतिथि को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया है, उनका विशेष परिचय क्या है। हालांकि आपका जो जीवन परिचय मेरे सामने है इतना विस्तृत है और विस्तार में है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा। अभी इस बीच में सुमन कुमार जी बिहार से हमारे साथ जुड़ गए, जो बहुत बड़े नाट्यकर्मी, रंगकर्मी हैं। मैं अपने मित्रों को बताऊंगा कि डॉक्टर साहब ने विशेष रूप से जो कविताएं लिखी हैं कश्मीरी और उर्दू में, अब तक उनके 11 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत बड़ा विस्तृत अनुवाद कार्य भी किया है। हिंदी कविताओं का कश्मीरी में, विश्व कविताओं का कश्मीरी में, भारत की अन्य भाषाओं का कश्मीरी में, कश्मीरी कविता का हिंदी में, और इस तरह से बहुत अनुवाद कार्य उनका है, जो लगभग, जितना मेरे पास जानकारी है डॉक्टर साहब, वो 10 संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपके संपादित पुस्तकें भी लगभग 6 हैं और साथ में आपकी 4 संपादित पत्र पत्रिकाएं हैं। और इसके अतिरिक्त आपका कई संस्थाओं के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। साहित्यिक बहुत आपस में विचार विमर्श के लिए आपका मंच प्रदान किया गया है वहाँ पर। और आपको विशेष रूप से लगभग पुरस्कार और सम्मान जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 28 लगभग हैं जो मेरे पास सूची है, और उसके अतिरिक्त भी आपको छोटे मोटे पुरस्कार और भी प्राप्त हो चुके हैं। तो है तो परिचय आपका मेरे पास बहुत बड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले डॉक्टर सतीश विमल, मैं आपको 2-4 मिनट में देता हूं आपको कि आप अपने मित्रों को, हमारे दोस्तों को बताइए अपने बारे में।
धन्यवाद सर। मैं एक छोटा सा साहित्य का विद्यार्थी हूँ और बिखरा पड़ा हूँ 2-3 भाषाओं क्षेत्रों में। जैसा आपने बता दिया कि कश्मीरी में लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में लिखता हूँ और हिंदी में मैंने शुरुआत की है। उसे मैं अपनी मुख्य इजहार की भाषा कहता हूँ। तो कई सारी भाषाओं के को सीखने का भी बचपन से शौक था और भाषाएं सीखने के लिए मैंने लगातार प्रयास किए। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, जबकि ये सारी भाषाएं मेरे स्कूल के माध्यम में नहीं थी। मैं उन दिनों ये चीज़ें नहीं पढ़ पाया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसलिए सीखी कि एक शौक था। साथ में एक शौक ये था कि मैं दुनिया भर के जो धर्म हैं उनकी फिलॉसफीज पढूं। ये बचपन से एक शौक था। मैं जहां से आता हूं, त्राल का एक सुदूर गांव है बूथ, वहां पे एक माहौल था पढ़ाई लिखाई का। एक अजीब तरह का गांव था वो। एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर था वो मोहल्ला हमारा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको अजीब तरह से तरबियत की। जब हम स्कूल में थे तो एक शाम को हर दिन 6 बजे से 8 बजे तक हमें मिलना होता था। वहां पे सामूहिक बुक रीडिंग होती थी, परिचर्चाएं होती थी बड़े बड़े विषयों पर। मुझे याद है कि मैं जब 7वीं 8वीं में था तो तब कई फिलॉसफीज हमने पढ़ ली थी। समझ बहुत कम आती थी, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते थे कि जितना भी समझ आए कम से कम शौक तो पैदा होगा। दुनिया भर के बड़े विद्वानों को बुलाया जाता था हमारे गांव में विशेष अवसरों पर, स्पेशल लेक्चर्स के लिए। तो वो चीज जो है उसने एक अपब्रिंगिंग की, मेरे शौक की, और मैं धीरे धीरे विभिन्न जो फिलॉसफीज हैं, धार्मिक फिलॉसफीज हैं, पहले तो उन्हीं पे इक्तफा किया था, वो सीखी पढ़ी। उनसे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बड़ा हो गया। और फिर मैं सारनाथ चला गया बुद्धिज्म पढ़ने के लिए। फिर मैं बेंगलोर चला गया बाइबलिकल स्टडीज के लिए। इसी तरह मैंने इस्लामियात में मास्टर्स लेवल की स्टडीज की हैं। तो वेद तो मैंने अपने हायर सेकेंडरी के दिनों में ही चारों के चारों पढ़े थे, व्याख्या समेत कई सारी व्याख्याएं उपनिषदों का और बाकी। उस चीज ने क्या किया कि मेरी सोच को थोड़ा सा बढ़ा दिया और मैं सारी दुनिया को, जो भारत का एक दर्शन भी है कि वसुदेव कुटुंबकम का, वो अब धीरे धीरे संकीर्णता की ओर आ गया है। लेकिन मैं इन चीजों के साथ जुड़ने से उस जज्बे को जीता रहा और आज तक जीता रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं जिस मिट्टी से हूं उस जैसी मिट्टी सारी दुनिया में कहीं नहीं है। क्या बात, जिस क्या बात। जिस धरोहर को मैं अपनी धरोहर मानता हूं, भारतीयता की धरोहर को, ज्ञान की उस धरोहर को, वैसी धरोहर दुनिया में कहीं इतनी समग्रता के साथ, इतनी विशालता के साथ किसी के पास ये सौभाग्य किसी दूसरी धरती को नहीं मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूं। और कश्मीर तो ऋषियों और सूफियों की धरती है। आप स्वयं खुद वहीं से हैं। आपके पिताश्री भी मेरे उस्ताद रहे हैं। थोड़ी देर ही सही उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और माइग्रेशन ने बिखेर दिया हम लोगों को, लेकिन जितनी देर ही सही उनके साथ शुरुआत की। प्रसारण का माध्यम मुझे उनके जरिए मिला। पहली बार माइक्रोफोन पे बोलने का अवसर उन्होंने मुझे दिया। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं भी मीडिया कर्मी हो जाऊंगा, जैसा आपने परिचय में कहा, और मेरी पहचान, मेरी आवाज हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम था। जी जी और जी। जब पहली बार मैं उनसे मिला था तो शायद तो ये आज के विषय से थोड़ा हटके है, लेकिन मैं इसे जरूर इस अवसर को लेना चाहूंगा उनका जिक्र करने के लिए, क्योंकि जी मेरा जी। करियर जो बना है वो उस एक इंसिडेंट से बना है, एक मुलाकात से बना है। जब मैं गया था उनके पास अपनी कुछ कविताएं लेकर के, वो आकाशवाणी के श्रीनगर केंद्र में हिंदी के प्रोड्यूसर थे, विख्यात आदमी, और कश्मीर के घर घर की आवाज थे। वो अपने आवाज के बलबूते पे जाने जाते थे, अपनी लेखनी के बलबूते पे जाने जाते थे। मैं उनके पास गया, डरा सहमा गांव का एक छोटा सा लड़का।
पहली बार उनके सामने कविताएं देने के लिए कि मैं ये लिखता हूँ और क्या रेडियो में मुझे कहीं जगह मिलेगी। तो उन्होंने जब वो कविताएं पढ़ी और बड़े आश्चर्य के साथ मुझे देखा और कहा कि खुद की लिखी हुई हैं बच्चे। तो मैंने कहा जी, बहुत डर गया था ये उनका जुमला सुनते ही। जी तो जी। उसके बाद उन्होंने कागज खोल निकाला अपने ड्रार से, टेबल के ड्रार से, अपना ही पेन जो उनके हाथ में था वो मुझे थमा दिया और कहा कि वो टेबल रखा हुआ है सामने, वहां जाकर के बैठ जाओ और जहां आप त्राल से लेकर के इधर आए हो आज, कैसे आए हो, बस में आए हो, किस में आए हो, वो सारा सफर मुझे एक पेज में लिख के दे दो। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। मैं डर गया, बैठा रहा और कुछ सेंटेंसेस ही अभी लिखी थी और मुझे पता ही नहीं चला वो कब अपनी कुर्सी से उठे थे और आकर के मेरी कुर्सी के पास आकर के खड़े होकर के देख रहे थे कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैं तो बेखुद सा हो गया था जब उन्होंने वो असाइनमेंट मुझे दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने 3 सेंटेंसेस पूरे कर दिए थे, उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा, ऐसे थपथपाया, कहा कि तुमने ये कविताएं खुद लिखी हैं, उठो स्टूडियो चलते हैं और आपको रिकॉर्ड करते हैं। वाह लेकिन वाह मुझे वाह, क्या याद बात है जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए चला गया था वहां, तो उन्होंने 4 बार मुझे रोका था कि ये शब्द ऐसे उच्चारित करो, ये शब्द ऐसे बोलो, यहाँ पे ये पॉज दो, यहाँ पे ये करो। और फिर मुझे कहा नहीं, आज रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जो मैंने आज शिक्षा दी है वो तुम घर जाके दोहराओ और अगले मंडे को फिर आ जाओ, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। उन मोहन निराश जी की आत्मा को आज मैं यहाँ इस मंच से नमन करता हूँ कि वो शिक्षा, वो एक कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के दौरान जो मुझे दी गई, शायद वो एक बुनियाद बनी थी सतीश विमल को एक प्रसारक बनने के लिए, जिसने मुझे भी एक पहचान दे दी है। क्या बात है। अब अच्छा, मेरी डॉक्टर साहब एक जिज्ञासा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी में किया है, जी तो आप कई भाषाओं को जानते हैं जहाँ तक मुझे पता है। हिंदी, उर्दू, कश्मीरी तो खैर आपकी मातृभाषा है ही, अरबी, फारसी। तो कश्मीरी तो जानने में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी क्योंकि वो अपनी मदर टंग है। अच्छा, हिंदी की तरफ आपने वो बता दिया, अंग्रेजी में आपका बहुत उसमें रुचि थी, आपका आपका रुझान था। अरबी और फारसी किस तरह से, कहाँ से आपने तालीम हासिल की उसकी? मैं जब अपने आसपास देखता था तो हमारे पूर्वज जो थे, घरों में बड़े बुजुर्ग जो थे, तो वो फारसी अरबी जानने वाले लोग थे, उधर से संस्कृत जानने वाले लोग थे, बहुत अच्छे कैलीग्राफर्स थे, बहुत अच्छे पेंटर्स थे। उनकी पेंटिंग्स हैं जो फुल, जो नेचुरल कलर्स से जो आसपास के गुल बूटे हैं उनसे निकाल के उन्होंने रंग इस्तेमाल करके अच्छी अच्छी माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स की हैं। तो मैं विस्मय से उन चीजों को देखता रहा हूं अपने बचपन में, सोचता रहा कि ये लोग जो एक कट्टर ब्राह्मण समाज में पले बड़े लोग हैं, एक ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ सोसाइटी में पले बड़े लोग हैं, ये लोग पर्शियन स्क्रिप्ट्स में लिखते हैं, इतनी अच्छी पर्शियन लिखते हैं, कातिबों की तरह लिखते हैं और फिर उनको गुलबूटों से सजाते हैं और इन्हें अच्छी खासी अरबिक आती है। तो ये कैसे है? मुझे याद है मेरे दादाजी जहाँ बैठा करते थे, उनका राइटिंग डेस्क होता था वहां पे डॉक्टर इकबाल की लिखी हुई एक नज्म रखी हुई थी कि बखीली है ये रज़्ज़ाकी नहीं है, बता तू क्या मेरा साकी नहीं है। वो क्या उनके बात है। डेस्क के ऊपर उनकी हैंड राइटिंग में एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिखी हुई थी, उनकी अपनी हैंड राइटिंग में। और साथ में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लंबी सी नज्म थी जो मुझे बहुत देर तक याद रही थी और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। तो मैं सोचता था कि ये लोग जब इतनी सारी चीजें ग्रहण कर पाते हैं तो क्या मैं नहीं कर पाता। लेकिन अरबी, फारसी, संस्कृत सीखने के लिए मुझे बड़ा वक्त लगा और जब मैं आकाशवाणी में आया उसके बाद मैंने इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू साहब से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, मैं उनके घर 2 ढाई साल जाता रहा संस्कृत सीखने के लिए। थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान था, थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन उन्होंने भाषा का एक अच्छा ज्ञान मुझे दिया। मैं एक स्टूडेंट के तौर पे उनके घर जाता था
और जैसे गुरुकुल में बच्चा जाता है तो फिर गुरु माँ और गुरु पिता की के ही शरण में रहता है। और जब जितनी देर में उनके घर जाता था, मुझे याद है उनकी जो पत्नी थी वो हमें अपने बच्चे की तरह पालती थी। पूरा दिन में बैठा रहता और छोटे छोटे नोट्स बनाता, फिर किचन में चला जाता, खाना खाता, वैसे जैसे घर का एक बच्चा गुरुकुल में जैसा हमने देखा सुना पड़ा है, तो वैसे सीखा है। और उसी तरह मैं फिर बाद में जब संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान, जानकारी का ज्ञान हो गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फारसी और अरबिक के सोर्सेज तक भी जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है डॉक्टर साहब के हम जितने भाषाई क्षेत्रों तक चले जाते हैं, उतना मान लीजिए कि हम दानिशमंदी के इलाकों की सैर करके आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर एक भाषाई क्षेत्र का एक बौद्धिकता का अपना एक इलाका है, अपनी एक ममलकत है, अपनी एक सल्तनत है। तो जितनी भाषाएं हम जानते हैं, ज्ञान की उतनी वृहदता का हमें एहसास हो जाता है। हमें ये पता चलता है कि संकीर्णता अज्ञान का दूसरा नाम है, और ये मानना कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, ये भी अज्ञानता का सबसे बड़ा परिचायक है। तो इन चीजों ने एक वृहदता सिखाई, इन चीजों ने कई लोगों से साथ जोड़ दिया। मुझे याद है मैं अरबी सीखते सीखते एक दिन अरबी की एक समकालीन नज्म मेरे सामने गंजू साहब ने दे दी। मैं उन दिनों कश्मीर के 12वीं शती के एक सोशो कल्चरल हिस्टोरियन हुआ करते थे, श्री मंक, जो कल्हन के कॉन्टेम्पररी रहे हैं। कल्हन ने उनका जिक्र भी किया है, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस ने मंक की लिखी हुई इतिहास की जो चीजें हैं उनको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हम हमेशा पॉलिटिकल चीजों में ही इंटरेस्टेड होते हैं, ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे हैं। जी जी जी। कल्हन की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बहुत बात होती है, लेकिन जी जी। सोशो कल्चरल हिस्ट्री पे कम बात होती है। और क्या बात। कल्हन ने खुद कहा है कि मेरे कॉन्टेम्पररी श्री मंक जो हैं वो सोशो कल्चरल हिस्ट्री की बड़ी महत्वपूर्ण किताब पर काम कर रहे हैं। और वो किताब हमें मिली नहीं। मैंने एक दिन कल्हन को पढ़ते पढ़ते जब ढूंढने की कोशिश की तो गंजू साहब से जाके कहा कि आपने कहीं ये देखी है? उन्होंने कहा मैंने इसके अंश पढ़े हैं लेकिन किताब नहीं देखी है। मंक की श्रीकंठ चरित्रम, श्रीकंठ उनके गुरु हुआ करते थे, तो उनके नाम पर उन्होंने श्रीकंठ चरित्र लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैंने इनके एक्सट्रैक्ट्स पढ़े हैं लेकिन किताब मेरे पास नहीं है। और मुझे याद है 94 के आसपास जब मैं नौकरी लगा था दूरदर्शन श्रीनगर में, तो फारूक नाजकी साहब तब डायरेक्टर हुआ करते थे वहां के। तो वो तब सिक्योरिटी कारणों से बड़े पहरे में रहते थे, लेकिन सुबह सुबह उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आज हमें 7 बजे के आसपास तुम तैयार रहना, मेरी गाड़ी आ जाएगी और हमें कहीं जाना है। तो वो टोपा लेकर के इधर से पूरा बंद करके सिर्फ आंखें दिखती थी उसमें से, वो कोई दुशाला ओढ़े हुए चले, गाड़ी में बैठे और मुझे कहा कि हमें सत्थू जाना है। सत्थू बरबर शाह में डॉक्टर TN गंजू रहते थे। तो मैंने कहा कि हमें कहाँ जाना है? कहा गंजू साहब के पास जाना है। उनको मैंने संदेशा शाम को ही भेजा है, वो सड़क पे इंतजार कर रहे होंगे। तो गुंजू साहब भी इसी तरह से वो दुपट्टे से सब कुछ ओढ़े हुए, कहीं कोई दिख न जाए, पहचाना ना जाऊं क्योंकि सरकारी गाड़ी आई है तो फिर उसकी पूछताछ होती, हालात ही ऐसे थे 93-94 में। तो गुंजू साहब आकर के गाड़ी में बैठ गए। हम बाबाडेम साथ में एक इलाका है, वहां पे सड़क किनारे सुबह सुबह जो कबाड़ी लोग होते थे वो बैठते थे और किताबें और जो आर्टिफैक्ट्स टाइप की चीजें होती थी वो बेचते थे। वो सारी किताबें जो थी उन कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के घरों से चुराई गई चीजें होती थी, जो भाग गए थे, कश्मीर छोड़ करके चले गए थे। और ये 10 रुपए किलो के हिसाब से किताबें बेचते थे, चाहे किताब कोई भी हो, 10 रुपए किलो तोल के वो किताबें बेचते थे। और इसी तरह से जो बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत पिंजराकारी की हुई खिड़कियां, दरवाजे वो निकाल करके वो ऐसे देते थे, 20 रुपए दे दीजिए ये खिड़की ले जाइए, 15 रुपए दे दीजिए ये छोटा सा दरीचा उठा लीजिए।
तो वो पिंजरकारी के अच्छे खासे नमूने, आर्टिफैक्ट्स, बड़े अच्छे खूबसूरत चीजें होती थी वो। जी जी जी। तो हम गए तो हमने किताबें ढूंढनी शुरू कर दी। फारूक नाज़की ने कहा ये हमारा मिशन है आजकल, जिसके हाथ जो आता है उठा लो। तो हम आकर के बैठे हैं, तो अचानक 1 घंटा लगभग हमने किताबें सॉर्ट कर दी, और उसके बाद अचानक चीख पड़े डॉक्टर टी एन गंजू। उन्होंने कहा मैंने तो खजाना पा लिया। और वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ पेजेस की छोटी सी किताब उनके हाथ में लगी थी, जो वो पुराने देसी टाइप के कश्मीर में बने हुए देसी कागज पे लिखी हुई किताब थी, और उसके कोने थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए थे, कट गए थे, लेकिन एक कवर से लेके दूसरे कवर तक वो जिल्द से जिल्द तक मौजूद किताब थी। तो हम, वो लिखी हुई थी शारदा लिपि में, मुझे शारदा लिपि तब नहीं आती थी। तो हम चले गए दौड़ते हुए उनके पास, हमने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने 12वीं शती का वो खजाना ढूंढ लिया जिसे मैं कई साल से ढूंढ रहा था, ये वाह आकर के बाद में बताऊंगा, पहले किताबें उठा लो। हमने वो उठा ली, और उसके बाद जब मैंने वो किताब देख ली, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट बुक थी कि कश्मीर के 12वीं शती के थिएटर को लेकर के, रिलीजियस फेस्टिवल्स को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, पूजा पद्धतियों को लेकर के, खान पान को लेकर के, ड्रेस कोड को लेकर के विस्तृत चैप्टर्स लिखे हैं उस आदमी ने। और ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है कश्मीर और कश्मीरियों को समझने के लिए। तो ये चीज मैं डॉक्टर टी एन गंजू के पास जिन दिनों में संस्कृत सीखने के लिए जाता था, तो फिर मैं गंजू साहब के पास बैठ करके वो किताब का एक एक श्लोक पढ़ते थे, उसके बाद एक्सप्लेन करते थे, और मैं उसके नोट्स बनाया करता था, साथ साथ अंग्रेजी में छोटे छोटे नोट्स बनाया करता था। तो मुझे याद है कि गंजू साहब के पास बैठ करके मैंने जिस भाषा को सीखा है, उस भाषा ने मुझे एक सच में भारतीयता से मिलाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी। मैंने तब तक वेद पढ़े थे, मैंने तब तक उपनिषद पढ़े थे, मैंने तब तक भगवत गीता का अध्ययन किया था, मैंने तब तक इतिहास पढ़ा था, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी धरती है, आप स्वयं जानते हैं। अपने श्रोताओं के लिए, जो कश्मीर से बाहर के लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, उनके लिए शायद सब लोगों को ना मालूम हो कि कश्मीर के जो आचार्यों की लिखी हुई रचनाएं हमारे पास मौजूद हैं, वो भारतीय संस्कृत साहित्य का अनमोल खजाना है। सही और बात है, बिल्कुल। अगर हम लिटरेरी एस्थेटिक्स को लेंगे, अगर हम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को ले लेंगे, अगर हम लिटरेचर के विभिन्न जो जॉनर्स हैं, उनमें लिखी हुई श्रेष्ठतम संस्कृत की रचनाएं हैं, उनमें कश्मीर को हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीजें मैं ट्रांसलेशन के जरिए थोड़ा थोड़ा पढ़ पाता था। अभी भी डॉक्टर साहब, कश्मीर के लोकल राइटर्स की लिखी हुई कितनी ही पांडुलिपियां ऐसी हैं जो शारदा लिपि में पड़ी हुई हैं, और जिनकी अभी कैटलॉगिंग के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, उन पे टीका टिप्पणी तक नहीं हुई है। मैं प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह का बड़ा मशहूर हूं। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं कि उन्होंने अपने जो रूल के दौरान कश्मीर के जो प्राचीन संस्कृत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनको उठा करके उन पर छोटी छोटी टीका टिप्पणियां लिखवा करके उनको पब्लिश किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ जे&के का रिसर्च डिपार्टमेंट होता था। उन क्या बात चीजों से क्या हुआ कि मेरे जैसे जो लोग जो संस्कृत नहीं जानते, जिन्हें संस्कृत के उन ग्रंथों तक मेरी रसाई नहीं है, मैं पढ़ करके समझ पाता हूं कि कश्मीर ने क्या क्या दिया है संस्कृत साहित्य को। और जो लोग ये कहते हैं कि हम हमेशा ज्ञान के लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, ऐतिहासिक लेवल पर एक अलग दुनिया में रहे हैं हमेशा से, उनके लिए ये कहना शायद जरूरी होगा कि हम कभी मेन स्ट्रीम से अलग थे ही नहीं, कभी नहीं भी थे, नहीं नहीं थे। थे, सही बात अगर है, हम सही बात। अगर हम पुरातत्व विभाग के लोगों के पास जाते हैं, तो वो भी हमें यही बात बता देते हैं। अगर हम ज्ञानियों के पास जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं,
जो हमारी धरोहर पर नजर रखने वाले लोग, वो भी हमें ये बता देते हैं प्रमाणों के साथ कि भैया हम कभी पहाड़ों में घिरी हुई छोटी सी संकीर्ण जिंदगी जीने वाले लोग नहीं थे। हम जब बीसी में भी अपने कारोबार के रिश्तों से, अपने जीवन यापन के कारण सारी दुनिया से जुड़े हुए थे। हमारा सिल्क रूट से लेकर के इधर कन्नौज तक का ताल्लुक हमेशा रहा है। हमारा तिब्बत, लहासा और वहां के ज्ञानियों और वहां के विश्वविद्यालयों और ज्ञान के केंद्रों से हमारा नाता रहा था। और हमारे जो ज्ञान के केंद्र थे, शारदा पीठ कश्मीर में जो मौजूद थे, वहां पर अगर हम खंगालना शुरू कर देते हैं वो सफरनामे जो लोगों ने लिखे हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं डॉक्टर साहब, पता नहीं हम विषय से शायद हट गए हैं, नहीं, अभी लेकिन उसके बाद शायद मुझे बातचीत शुरू लगता है, करेंगे। जी जी, नहीं, अब लेकिन ये मुझे पहले लगता पहले है कि ये बात शायद बताइए। जी जी की बात शायद संदर्भों से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जी जी। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने मुझे एक दिन कहा कि आप एक लेख लिख दीजिए, हम वर्ल्ड थिएटर डे की कोई थिएटर पे कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, उस पे एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप कर रहे हैं, आप कश्मीरी थिएटर पर जो विदेशी प्रभाव हैं उनको लेकर के एक लेख लिख दीजिए, आपके पास 2 महीने का समय है। तो मैं समझा नहीं जो वो कहना चाहते थे। उनका मतलब था कि जो कॉन्टेम्पररी थिएटर है उसमें इंटरनेशनल थिएटर के क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन मैं ये समझा नहीं। मैं समझा कि वो जानना चाहते हैं कि जो कश्मीर की थिएटर की परंपरा है पहले से लेके आज तक, वो किस तरह से वर्ल्ड थिएटर का हिस्सा रही है। तो मैंने इसे बहुत ज्यादा खोल के देखा, खुद समझा गलती से, लेकिन ये गलती कर ली थी मैंने। उसके बाद मैं उन दिनों क्या करता था कि जो रिसर्च लाइब्रेरी हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में है वो बंद पड़ी थी कई वर्षों से, वहां कोई जाता आता नहीं था। एक दिन मुझे सूझा था कि मैं जाऊं और देखूं कि वहां क्या है। एक जलीस खान तरीन साहब प्रोफेसर वीसी थे कश्मीर विश्वविद्यालय के, मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक आदेश दिया था कश्मीर की उस लाइब्रेरी के इंचार्ज को कि आप जाकर के इनको फैसिलिटेट कीजिए, शाम को आया करेंगे ये 6 बजे और फिर ये 10 बजे तक इनको फैसिलिटेट कीजिए ताकि ये चीजें देख लें वहां। तो मैंने जलीस खान तरीन की मदद से फिर क्या किया कि उन्होंने उस लाइब्रेरी को उन 5-8 महीनों में, जब मैं वहां जाया करता था, तो 5-8 महीनों में उन्होंने उस लाइब्रेरी को विश्व की कई बड़ी लाइब्रेरीज के साथ जोड़ दिया था ऑनलाइन। क्या बात। तो ताकि जो ज्ञान की चीजें, मुझे कोई सवाल है तो मैं उठ के बीजिंग यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से कर लूं, मैं उसके टोक्यो यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से कर लूं। तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा यही था कि मैं जापान और चाइना के कुछ लोगों से मिलना चाहता था, तो मैंने उनसे वही रिक्वेस्ट की थी। और मकसद मेरा कुछ और था तब तो मैं काव्य शास्त्र के कुछ विषयों पे बात ये जानने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे विषय थे। लेकिन जब ये असाइनमेंट मुझे मिला तो मेरे सवाल जो हैं वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के मैंने खड़े कर दिए, 30-40 सवाल। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने कांटेक्ट में, जो इस क्षेत्र के कांटेक्ट में यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जो इस विषय को लेकर के काम करने वाले लोग हैं या धार्मिक ग्रंथों पर जो इन्होंने काम किया, बुद्धिस्ट धार्मिक ग्रंथों पर, उनसे आप मेरे सवालों का जवाब पूछें। अगर किसी के पास हो तो मुझे बताएं, आपको हैरानी होगी। तो मैं देख के हैरान हो गया था कि जो मुझे इनपुट्स मिली वो मैंने अपने पेपर में बाद में शामिल भी की। मैं हैरान हो गया था कि हमें 6ठी शताब्दी के आसपास भी कश्मीर के थिएटर के आर्टिस्ट सेंट्रल एशियन थिएटर के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें बुलाया जाता था विशेष रूप से कि ये मंजे हुए अदाकार हैं। और यहाँ पर के यहाँ की थिएटर मूवमेंट का हिस्सा जापान के कई सारे थिएटर से जुड़े हुए लोग रहे हैं। ये मैं 4ठी शती से 11वीं शती तक की बात कर रहा हूँ। इस दौरान कई संदर्भ हैं,
कई सारे मिसालें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। जब हम ज्ञान के बड़े इलाके में चले जाते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि हम हमेशा छोटी जगह पर नहीं थे। इंसान कभी किसी जगह पर भी रहा हो, एक अलग टापू पर भी जन्मा हो, और अगर हम खंगालना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि वो उस टापू पर आया था एक बड़े शहर से, एक बड़े साम्राज्य से, वो उसका दूत बन के आया था। क्या और बात है। वहां पर जो जिंदगी वो गुजार रहा है, उस टापू पर बज़ाहिर हम उसे आदिवासी कह रहे हैं, बज़ाहिर हम उसे कह रहे हैं कि इसके पास इसे दूसरी दुनिया के बहुत कम प्रभाव इस आदमी को लगे हैं। लेकिन हम जब पुरातत्व विभाग के जरिए से, आज साइंटिफिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने स्टडी की चीजों को बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए, तो हम देखते हैं कि आदमी या इंसान या कोई भी प्राणी जो इस दुनिया में रहा है, वो कभी आइसोलेशन में पला बढ़ा नहीं है। ये एक इंटरैक्टिव दुनिया है और हमेशा से इंटरैक्टिव रही है। अच्छा और डॉक्टर ये साहब, अब जो आज का हमारा विषय जो हमने लिया है, जिस पर विशेष रूप से मैंने आपको इस मंच पर आज यहाँ पर आमंत्रित किया है, पूरे भारतीय साहित्य में कश्मीरी शायरी जो है, कश्मीरी कविता जो है, उसका अपना विशेष योगदान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पर हालांकि है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार से इस पर बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें आगे एक और कार्यक्रम इस पर रखना पड़ेगा, जब हम इसका उत्तरार्ध ले लेंगे। पहले तो पूर्वार्ध की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कुछ उसमें कश्मीरी हैं, कुछ जो कश्मीर से नहीं है, लेकिन उनको बहुत जिज्ञासा है ये जानने की, जो कश्मीरी भाषा है उस पर समय समय पर बहुत वाद विवाद भी रहा है, पहले भी रहा है, आजकल भी चल रहा है। और बहुत सारे ग्रेयरसन ने अपनी एक थ्योरी दे दी, उसके बाद डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गुंजू ने उस पर अपना अनुसंधान करके वो पूरा एक नए थ्योरी के हिसाब से उसका जो आविर्भाव हुआ है कश्मीरी भाषा का, उसका जो मुख्य स्वरूप है वो हमारे सामने रखा है। मैं चाहता हूं कि आप कश्मीरी भाषा पर, इससे पहले कि आप कश्मीरी शायरी पर बात करें, कश्मीरी भाषा पर आप अपने कुछ विचार रखें कि वास्तव में इसका सफ़र जो कश्मीरी भाषा का है, संक्षिप्त में बताइए कि वर्तमान तक कितने उतार चढ़ाव भरा रहा है, और जो आपने अपने हिसाब से स्टडी किया है, इसका जो आपने अध्ययन किया है, उसके हिसाब से क्या है आपका विचार इसके बारे में? मेरा मानना है डॉक्टर साहब कि ये जो प्राचीन भाषा, बहुत प्राचीन भाषा है, ये बहुत ज्यादा प्राचीन भाषा है। ये हिंद आर्याई कबीले की ही एक प्रमुख भाषा है और अधिकतर विद्वान इसे संस्कृत भाषा से जन्मी हुई मानते रहे हैं, जबकि कई विद्वान जो अभी हाल ही में मैदान में हैं वो इसे दर्द खोवार कबीले की मानने लगे हैं। कई अन्य का मानना है कि ये हिंद यूरोपी भाषा है, वो वहाँ की एक विलक्षण इकाई है कि सूरत में ये विकसित हुई है। यही कारण है कि लोग भ्रम का शिकार हो गए हैं इस भाषा को लेकर के। लेकिन मैंने जो आपने जिक्र किया है कि डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गुंजू ने इस पे एक विस्तृत काम किया है, उनकी एक किताब भी है जो वाणी प्रकाशन से छप के आई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, कई एडिशन उसके छपे थे, कश्मीरी भाषा का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। तो वो जो साइंटिफिक बेसिस पर भाषा का अवलोकन करते हुए वो कह रहे हैं कि नहीं, ये संस्कृत जन्य भाषा ही है। अब कैसे विकसित हुई एक विलक्षण भाषा के रूप में, दूसरी भाषाओं से अलग भाषा के रूप में, उस पर उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला है। 550 पेजेस की बड़ी किताब है जिस पे, लेकिन उस किताब पर फिर जिक्र ही नहीं किया किसी ने। जब हम कोई थ्योरी सामने रखते हैं, उस थ्योरी का या तो मैं पॉइंट वाइज नलिफाई करता हूं, नहीं जी ये जो बात आपने कही है ये गलत है, किसी आदमी ने कोई बात नहीं की। हमारे भाषा शास्त्री इतने इतने काबिल लोग हैं कि वो ग्रेयरसन ने लिख दिया वो सच हो सकता है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू कह रहे हैं ये
वो संशय के दायरे में है, क्योंकि ग्रेयरसन ज्यादा अहम आदमी है क्योंकि उसने इतना काम किया है। बुनियादी तौर पर क्या है कि ये भाषा जो है ये संस्कृत जन्य भाषा है। मुझे याद है, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि हमारे कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जीवित लोगों का नाम लेकर के फिर हम विवाद में फंसते हैं, मैं सिर्फ मुद्दे की बात बता देता हूं। उन्होंने कश्मीरी भाषा पर द्रविड़ असरात नाम से बड़े लेख लिखे, 10-12 लेख लिखे, बड़े बृहद लेख, बड़ी बड़ी किताबें बन गई उनकी। और वो किताबें आकर के उन्होंने मुझे भी गिफ्ट करी। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने आकर के मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये किताबें पढ़ लूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ी उसके बाद रख ली, बात नहीं की, खामोश रहा। वो एक दिन शिकायत करने मेरे पास आए और कई लोग बैठे हुए थे। शिकायत ये थी कि आपको एक तो मुफ्त में इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैंने दी जिन पर मैंने खून पसीना बहाया है, तो आप कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते। कम से कम यही कह देते कि भैया कमजोर है, अच्छी है, ठीक है, कुछ तो कह देते। लिखना अलग बात है, कुछ कह ही देते। मैंने कहा सर ठीक है, अच्छा है, चाय पी लीजिए। वो जिद कर ली, बुजुर्ग थे मेरे, तो मैंने कहा ठीक है। एक किताब उठा ली, मैंने कहा अब एक लेख इसमें से उठा देता हूं। इस पे आपने एक पेज पे 17 शब्द दिए हैं। आप कह रहे हैं कि 17 के 17 शब्द जो द्रविड़ भाषाओं से आए हुए हैं ये कश्मीरी में वैसे के वैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप पहला मूल कश्मीरी शब्द देते हैं, फिर यहां से द्रविड़ शब्द देते हैं, फिर उसके मीनिंग देते हैं। लेकिन आपने जितने द्रविड़ शब्दों के अर्थ दिए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। मुझे नहीं पता आपने ये क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि मैं कश्मीरियों को ये बता दूं कि अब सारी थ्योरीज चल नहीं पाई, तो यही बता दूं कि ये अब द्राविड़ भाषाओं से जो है वहां से निकली हुई भाषा है। कई लोगों ने उस पर भी कई सारे लेख लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो खुद को लिंग्विस्ट्स कहते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी नामों वाले लोग। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जो शब्द आपने दिए हैं बदनसीबी से, जो 14 शब्द आपके इस पेज पर हैं, उनमें से 13 शब्दों के जो अर्थ हैं वो संस्कृत में बिल्कुल यही शब्द मैं दूंगा और इसी अर्थ के साथ दूंगा। जो भाषा कश्मीर में इतने सदियों तक रही, जिस भाषा में कश्मीरियों ने कश्मीरी के अतिरिक्त अपना ज्ञान बांटा, जो यहाँ की राजभाषा रही इतने 100 सालों तक, इतने सैकड़ों सालों तक, उस भाषा को छोड़ करके आप द्रविड़ भाषाओं में इन शब्दों के नजदीकी अर्थक शब्द ढूंढने निकले। मतलब क्या है? मैंने कहा ये शोध की कौन सी ये कड़ी है, पद्धति है, मतलब जी क्या जी। है, इसका अर्थ क्या है? तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कश्मीरी भाषा के उद्भव को लेकर के भी सामने आई हैं। लेकिन मैं तो साफ शब्दों में, क्योंकि मैंने जो दोनों चीजें पढ़ी हैं, मैंने गंजू साहब की किताब भी पढ़ी है, मैंने ग्रेयरसन जी की किताब भी पढ़ी है, और मैंने दर्द खोवार भाषाई ग्रुप का सिंटेक्स भी स्टडी किया हुआ है, हिंद यूरोपीय भाषाओं का सिंटेक्स भी स्टडी किया हुआ है, क्योंकि वो बुनियादी जरूरत होती है कि हम किसी भाषा के उद्गम को समझने के लिए कि हम एक भाषा के सिंटेक्स तक पहुंच जाएं। और कई सारे लोग जो जिस तरह से देखिए सर, ज्ञान में ये चीज होती है कि आप कोई भी बात मुफ्तियों की तरह या एक जज की तरह नहीं कह सकते। आप एक राय रख दीजिए, अगर वो रह चलती है तो टिक जाएगी। लेकिन आप के पास, आपने खुद देखा होगा, सुना होगा, कई सारे लेख लिखे गए हैं, कई सारी किताबें आई हैं बाजार में, कई सारे इतिहास, कश्मीरी भाषा का इतिहास नाम से किताबें आई हैं। तो उन किताबों में एक भ्रम पैदा करने की जानबूझ के कोशिश की गई है, जी जी। और कहीं पर भी कोई तर्क नहीं दिया गया है। तर्क के साथ कोई बात कहें तो आप मेरे से
कह सकते हैं कि नहीं भैया आपका तर्क टिकता नहीं है, अब मेरा तर्क देख लो। लेकिन जब तर्क ही नहीं है तो हम किस चीज पर बहस करें? इसलिए ये शायद आपने बहुत जरूरी प्रश्न शायद किया, मैंने अपनी राय रखी। लेकिन मैं मानता हूं कि कश्मीरी भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहा है। अगरचे जैसे मैंने कहा कि संस्कृत जन्य भाषा है ये, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो प्रामाणिक तौर पर इसको पढ़ा देखा और मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। मेरा अभी तक यही मत है कि ये संस्कृत जन्य भाषा ही है, और बाकी जो थ्योरीज हैं वो लॉजिक के आसपास टिकती नहीं है। नहीं टिकती है, सही बात है। हाँ, पर हाँ, इस पे कई सारे भाषाओं का प्रभाव उन्होंने उल्लेख किया है कई लोगों ने, तो मैं मानता हूं कि कई लोगों का प्रभाव, कई भाषाओं का प्रभाव है इस पर। विभिन्न दौरों में जो स्थानीय कबीले थे उनकी भाषाओं का प्रभाव दर्ज हुआ है। मैं स्वयं पुरातत्व विभाग की खोज का अध्ययन करते हुए ये देखकर चकित रह गया था कि कश्मीरी संस्कृति और सभ्यता पर कई अहम बाहरी प्रभाव साफ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे बिल्कुल, जी जी। इंडोसीथियन, इंडो पार्थियन, कुषाण सभ्यताओं ने कश्मीर पर न सिर्फ अपना राजनैतिक प्रभाव डाला, यहाँ की भाषा पर भी अमिट निशान छोड़े हैं। इन स्थानीय कबीलों के अतिरिक्त कश्मीर सदैव भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर और यूरोप तक के साथ जुड़ा रहा है। प्रसिद्ध सिल्क रूट का हिस्सा होने के कारण कश्मीर सदैव एक अहम पड़ाव रहा है, और इस तरह यहाँ कई सभ्यताओं का मिलन होता रहा है। ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी एक सनातन सत्य है कि कश्मीर की मुख्य धारा की संस्कृत आधारित सभ्यता का ये अक्षुण्ण हिस्सा बना रहा है। कश्मीर में संस्कृत का प्रभाव हजारों वर्षों तक इतना अधिक रहा है कि कश्मीरी भाषा संस्कृतमय हो गई। आज तक अभी भी है, जी 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 जी। अभी भी है, ये आप जी खुद जी जानते हैं बेहतर तरीके, क्योंकि आप कश्मीरी बोलते हैं और संस्कृत से भी परिचित हैं। जी जी। कश्मीर पर संस्कृत की मुख्य धारा का प्रभाव महाराजा अशोक से पूर्व ही प्रारंभ हुआ था, और ये प्रभाव 13वीं शती के अंत तक बना रहा। बौद्ध पंथ के उत्थान के साथ ही कश्मीर में संस्कृत का भी पुनः उत्थान हुआ था। ये संस्कृत इतनी लंबे दीर्घ समय तक इस प्रांत में यहाँ पे एक मुख्य जो वाहक के रूप पे रही, तो इसने भाषा को भी प्रभावित किया। इसने यहाँ की सभ्यता, इसने यहाँ के ज्ञान प्रसार और साहित्याभिव्यक्ति पर भी बहुत प्रभावी असर डाला हुआ है, और उसने इसे कालजयी भी बना दिया है। हमारे पास जो अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन और क्षेमेंद्र और क्या क्या, ये एक से बढ़कर एक, इन लोगों का नाम लेते ही मुझे लगता है कि मेरी तो वाणी शुद्ध हो गई है। ये इतने बड़े बड़े लोग थे, बड़े सच बड़े, में। सही बात। मतलब मैं इन लोगों का नाम लेता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा स्नान हो गया, मेरा कहीं पवित्र नदी में स्नान हो गया, मैं शुद्ध हो गया। क्या बात, क्योंकि क्या ये बात। ज्ञान के महापुंज थे। ये बड़ी बड़ी, ये एक एक शख्स एक एक गंगा की तरह बहता है। तो इनकी इनकी रचनाएं कश्मीरी, हाँ, ये एक चीज मैं खास बात बताना चाहता हूँ, कश्मीरी भाषा को इस चीज का खमियाजा भी भुगतना पड़ा है कि एक तरफ से तो समृद्ध हो गई हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमें एक बड़े जो भाषाई क्षेत्र के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। उसके साथ हम यहाँ लिखते थे, और सारे संस्कृत बेल्ट में हमें सेलिब्रेट किया जाता था, हमारी बात पहुंच जाती थी। पर इसने एक नुकसान भी ये पहुंचा दिया था कि जो देसी भाषा थी कश्मीरी, वो प्रभावित हो गई, क्योंकि वो दरबार की भाषा नहीं थी, उसे संरक्षण नहीं मिला, वो आम बोलचाल की भाषा रह गई। बहुत वो बहुत ज्ञान, बढ़िया सवाल उठाया, जी 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 जी, बहुत अच्छा वो पॉइंट है जी। ज्ञान की भाषा नहीं बन पाई, जबकि उसमें सामर्थ्य था। सामर्थ्य नहीं होता तो अचानक, अभी आप 14वीं शती में लल्लेश्वरी का उदय नहीं होता अचानक, नहीं, और वो जी जब वो पहली कवयित्री के रूप में कमल की तरह खिली, लेकिन वो पहली कवयित्री किसी सूरत में नहीं दिखती।
वो तो कविता का मेराज, कविता का उत्कर्ष दिखती हैं। तो एक परंपरा थी उससे पहले जिसका वो उत्कर्ष बनकर के निखर गई सामने, हमारे सामने। मतलब आप क्षेमेंद्र को देखिए, क्षेमेंद्र ने बहुत लिखा, और अभी हमारे पास 10-11 किताबें मौजूद हैं उनकी। और उन्होंने खुद लिखा, एक किताब मैंने उनकी पढ़ी थी, वहां वो लिख रहे थे कि मैंने ये मेरी 22वीं किताब है, और संस्कृत में, जबकि इससे ज्यादा संख्या में मैंने ज्ञान की बेहतरीन किताबें देसी भाषा में लिखी हैं, एक भी उनमें से उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इसी कारण कि ये दूसरे दर्जे की भाषा बन के रह गई। क्योंकि पहले क्या होता था, आज संचार के माध्यम है, और आज कहीं से भी कोई कबीले की भाषा भी रजिस्टर हो सकती है, संरक्षित हो सकती है। पहले क्या होता था कि संरक्षित वही चीज होती थी जो दरबार का हिस्सा होती थी, तभी सारे विद्वान जो दरबार का हिस्सा बनने के लिए लालायित रहते थे, और जो लोग दरबार से बाहर रहते थे उनकी चीजें खो जाती थी। तो वही सामने हमारे तक पहुंच जाता था अधिकतर लोगों का जो दरबार का हिस्सा रहे। तो संस्कृत के इस फैलाव, इस उत्थान ने नुकसान भी पहुंचाया जी जी, वो बिल्कुल सही सही कह रहे हैं कश्मीरी आप। भाषा जी को। जी जी। लेकिन हमारा जन्म का रिश्ता है एक ही इस भाषाई फैमिली से, इसलिए गिला करें तो कैसे करें। पर जो खो गया वो तो खो गया, बहुत बड़ा नुकसान है वो, क्योंकि वो संरक्षित नहीं है। और फिर जितना संरक्षित था, ये भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया था, संरक्षित था। फिर जब बाहरी आक्रमणकारी आ गए, जितना बचा हुआ था वो नष्ट हो गया, उसका क्योंकि वो नुकसान पहुंच नहीं गया। जी चाहते जी। थे कि धरोहर के साथ जुड़े रहें। उन्होंने केवल ज्ञान के भंडार ही नहीं खत्म किए, उन्होंने रूट्स तक की खुदाई कर दी। कई सारी चीजों के रूट्स तक को उन्होंने काट के रख दिया। ये हर जगह पे होता रहा है, और हमारे साथ भी ये दुर्भाग्यपूर्ण हर दौर में स्थिति होता रहा है। हर दौर जब में हर समाज के साथ होता रहा है। जी जी। और फिर बड़ी देर तक हमारी भाषा पर फारसी का असर रहा। फारसी बड़ी देर तक, कई शताब्दियों तक फारसी कश्मीर की जो है राजभाषा रही। और फिर फारसी के कई सारे शब्द आ गए, अरबी के शब्द आ गए, क्योंकि नया धर्म भी आ गया था, नई सभ्यता के साथ जुड़े हुए। क्योंकि हर सभ्यता अपने साथ एक भाषा का प्रभाव भी लाती है, वो चीजें, वो मुहावरा भी बदल गया। और कश्मीरी भाषा में इतनी बृहदता थी, इतना बड़प्पन था, इतना बड़ा दामन था कि इसमें सारी ये चीजें समाहित हो गई। उसके बाद भी इसकी विलक्षणता आज तक कायम है। क्या बात है, इसमें इसमें संस्कृत है, इसमें फारसी है, इसमें पिशाचों नागों की भाषा के भी अंश मौजूद हैं, इसमें कई सारी भारतीय भाषाओं के अंश मौजूद हैं, इसमें आसपास के इलाकों के कई सारे कल्चर्स के जो हैं अनहार मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर की विशिष्टता अपनी जगह पे मौजूद है। अब कश्मीर की प्राचीन लिपि पर भी कई सौ लोगों ने सवाल खड़े किए। पता नहीं क्यों ये कंटिन्यूटी में हम बात कर रहे हैं तो ये बातें आ रही हैं सामने। तो अभी तक प्राचीन लिपि के बारे में, जो जिसमें कश्मीरी लिखी जाती थी, कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है जिसे हम साइंटिफिक प्रमाण कहें। पर 6ठी शताब्दी तक कश्मीर को खरोष्टी लिपि में जाता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ ही कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में खरोष्टी की जगह ब्राह्मी लिपि ने ले ली। ये सारे इलाके की बात कर रहा हूं मैं, ये केवल कश्मीर प्रदेश ही नहीं है, कश्मीर के आसपास के इलाके भी जो थे उन पर भी खरोष्टी की जगह ब्राह्मी लिपि ने ले लिए। तो यहां पर भी कश्मीरी लिपि ने भी अपना जो पड़ोसी भाषाओं का प्रभाव है उसके अंतर्गत यहां पर भी ब्राह्मी लिपि के प्राचीन स्वरूप का ही उपयोग होता रहा। और इस प्राचीन स्वरूप की एक विशिष्ट लिपि थी शारदा, इसी की।
और जिसे कश्मीरी के अतिरिक्त उत्तर भारत की अन्य कई भाषाओं में भी प्रयुक्त किया गया है। शारदा को इसी शारदा लिपि में विकसित किया गया ऐसा ध्वनि तंत्र, भाषा शास्त्रियों ने ऐसा ध्वनि शास्त्र विकसित किया कि ये तो कश्मीरी के लिए पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि बड़ी वैज्ञानिक चीज है, और ये ऐसे ऐसे उसके साथ चिपक गया जैसे उसी का हिस्सा रहा हो। क्योंकि जो हर भाषा का अपना एक ध्वनि सिद्धांत होता है, एक ध्वनि सिस्टम होता है। तो जो इसका शारदा लिपि का ध्वनि सिस्टम था वो कश्मीरी के साथ ऐसे चिपक गया कि लगा कि यार ये तो इसका वैज्ञानिक तौर पे ये इसी के लिए बना है। तो ये मुझे लगता है कि 19वीं सदी तक शारदा लिपि कम ज्यादा प्रयुक्त होती रही है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, शायद लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई ना, फिर वही वही उसकी वजह यही है कि जब यहाँ पे पर्शियन स्क्रिप्ट ज्यादा चला, क्योंकि पर्शियन हमारी उसी का वर्चस्व रहा ना, फिर पर्शियन स्क्रिप्ट का वो राजभाषा रही ना, वो राजभाषा रही। जब राजभाषा कई शताब्दियों तक वो रही तो उसका असर इस लिपि पर भी पड़ा, क्योंकि लोग हमेशा जो है बड़ी देर तक देवनागरी का भी असर रहा। देवनागरी में भी संस्कृत, ये कश्मीरी के कई ग्रंथ लिखे गए इसलिए कि संस्कृत का वर्चस्व था, और फिर फारसी का वर्चस्व हो गया राजभाषा के रूप में, तो कश्मीरी के कई ग्रंथ इस लिपि में लिखे जाने लगे। लेकिन साथ साथ 19वीं शती के शुरुआत तक शारदा लिपि में भी चीजें लिखी जाती रहीं। जैसे मखदूम साहब कश्मीर के बड़े ऋषि रहे हैं, सूफी ऋषि रहे हैं, मुस्लिम ऋषि हैं। अब उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, पर्शियन में लिखी, लैंग्वेज उसकी पर्शियन है, वो पोइटिक पर्शियन है, पर्शियन लिपि में लिखी है। फिर अपने हाथ से ही शारदा में भी वही लिखा। जी, तो मेरी आवाज सुन रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं सुन रहा हूं, मेरी वीडियो चला गया है, आपको आ रहा है मेरा वीडियो? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आपका वीडियो। अब फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं, आपके यहाँ तो वाईफाई क्या? ना ठीक चल रहा है वाईफाई। अच्छा, तो मुझे देख पा रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, अब आप बोलना शुरू करिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब जब हम कश्मीरी शायरी के सफर की बात करते हैं तो हम क्या इसको कहाँ से ले लें? आप इसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? मैं तो मानता हूं कि छुमपद और संग्रह श्लोक कश्मीरी साहित्य में उपलब्ध पहले साहित्यिक नमूने हैं। ये पद रचने वाले छुम मलंग थे जो शिव साधु थे, और वो कश्मीरी त्रिकदर्शन या शिव दर्शन के मानने वाले थे। आज यद्यपि इनकी भाषा लोक भाषा से अलग लगती है, पर यह उस समय के कश्मीरी का असली स्वरूप रहा होगा। ये पद जनमानस को शिव दर्शन समझाने के लिए कहे गए हैं, और लाजमी है कि ये उन पदों की भाषा उस जमाने में जनमानस की भाषा रही होगी। तंत्रलोक के रचयिता जो विख्यात दार्शनिक और संस्कृत आचार्य अभिनव गुप्त थे, 1015 ईस्वी के आसपास कई छुम पद उन्होंने प्रस्तुत किए थे। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत काव्य शास्त्री आचार्य क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक अलंकार शास्त्र में कश्मीर की देश भाषा में काव्य परंपरा का उल्लेख किया। 12वीं शताब्दी में शतिकंठ ने महानय प्रकाश में देशी भाषा में वाक लिखे। वाक संस्कृत के वाक्यों जैसी रचनाएं। इन 94 वाकों में से कश्मीरी शैव दर्शन के विभिन्न तत्वों को हम देख सकते हैं। ये बुनियाद है, जिसके बाद अचानक हम ललदित तक आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, सुन रहा हूं आपको जी।
आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मुझे देख पा रहे हैं आप? नहीं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, अगर आप मेरी बोल। आवाज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए जी, आवाज आ रही है। ओके। जी 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 तो जी मैं बात कर रहा था छुम पदों की। तो इनकी जो जी जी कविता में, कश्मीरी काव्य में, वे सभी रंग हैं जो आज तक कश्मीरी काव्यता में प्रयुक्त होते हैं। इन छुम पदों की बात कर रहा हूं मैं। इनकी भाषा छुम मलंगों और शतिकंठ के वाकों की भाषा में बहुत विकसित जो भाषा है, उससे अलंकृत भाषा है। और लल्लेश्वरी को कश्मीरी भाषा का हम शुरुआत की, जैसे हम लल माँ कहते हैं, तो वो कश्मीरी भाषा शायरी जी की भी जी जी माँ है। तो यहीं से बुनियादी तौर पर जी हम एक अ, विकसित शायरी जी 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 रख सकते हैं, क्योंकि जो छुमपद हैं उनकी भाषा जो है वो कविता के आसपास की भाषा थी। वो कविता के उस रिफाइनमेंट तक नहीं आई थी अभी। और कविता का रिफाइनमेंट हम ललदित में देखते हैं। इनकी कविता जी भी जी जी वाकू में है। इनकी जो है लोकप्रियता का जवाब ही नहीं है। ये कश्मीर की जी एक जी ऐसी एकमात्र रचयिता हैं जिनको पूरे विश्व में उनके अनुवाद हो गए हैं। सभी, लगभग सभी भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया है। जी इन पे अभी फिल्में बनी हैं, ये थिएटर का जी जी हिस्सा हैं। इनकी जीवनी पर नॉवल लिखे गए हैं। और मैं तो मानता हूं कि वो हमारी 3-4 हजार साल की जो बौद्धिक धरोहर है, उसको हम जी ललदेद की जी एक जी जी शख्सियत में समा सकते हैं। हम ललदेद को जब खड़ा करते हैं तो हमें लगता है कि 3-4 हजार वर्षों की जो हमारी ये धरोहर है, उस धरोहर का नाम ही ललदेद है। वो एक जी प्रतीक बनकर के उभरी है। और कश्मीर के उनके कनिष्ठ जो समकालीन थे, नून ऋषि, जिन्हें कश्मीर में एक अलमदार कश्मीर या शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कहते हैं, तो वो उन्हें अपनी अवतार मानते हैं। उन्होंने अपने शुक में, उन जो उनकी भाषा शैली का हिस्सा था, उसमें उन्होंने जी कहा कि जो जी जी पद्मानपुर की लल्लेश्वरी है, वो जी अवतार है हमारी। और वो ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे ईश्वर, मुझे ऐसा ही वरदान दे देना जैसा वरदान आपने पद्मानपुर की लल्लेश्वरी को दिया था। क्या बात है। तो जी जी इस लल्लेश्वरी का ही एक उसके शिष्य के रूप में जो ऋषि संप्रदाय से जुड़े हुए सबसे बड़े वॉइस के रूप में सामने आए थे नून ऋषि। वो मुस्लिम कवि थे, लेकिन ऋषि परंपरा एक ऐसी चीज है जो न हिंदू रहती है न मुसलमान रहती है। जैसे जी जी कबीर न हिंदू रहा मुसलमान न रहा, जैसे नानक न हिंदू रहा न मुसलमान न रहा, सही, जैसे बिल्कुल फरीद सही न कह रहे हैं। हिंदू रहा न मुसलमान रहा। वो जी जी मानवीयता की बात करते हैं। और जी इसी जी तरह से जबकि नुंदऋषि ने एक तरफ से नए धर्म के प्रचार की बात भी की, उन्होंने नए धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से हमें ईश्वर तक पहुंचाने की बात करी, या सत्य समझाने की बात करी। लेकिन जो ऋषियों, सूफियों और सिद्ध पुरुषों का ये एक एक्सेलेंस ये है कि वो ये ट्रांसेंड कर जाते हैं बॉर्डर्स। वो सीमाएं लांघ करके बात जब करते हैं तो वो मानवीयता की बात बन जाती है। और जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं, नून ऋषि की कविताएं, तो ऐसा लगता है कि वो एक रिफ्लेक्शन था उस सारे ऋषि संप्रदाय का, जी बिल्कुल जो सही। जी जी जो रूपांतरित हुआ एक नए इसमें धर्म के साथ,
नाम बदल गए, अब ईश्वर का नाम अल्लाह हो गया, अब सत्य का नाम हक हो गया। तो इस तरह शब्दावली बदल गई, पर चीजें वहीं की वहीं रह गई। और उन्होंने कभी खुद को ऋषि से अलग कुछ नहीं कहा। वो खुद भी अपनी कविताओं में खुद को बिल्कुल ऋषि ही मानते हैं। सही बात है, बहुआयामी हो गया, बहुआयामी। बहुआयामी हो गए। और जी जी जी। ये जो मैं इस दौर को, जो ललदेद और नुंदऋषि का दौर है, मैं मानता हूं कि ये दौर जो है आज तक कश्मीरी कविता में एक या दूसरे तरीके से अपनी छटा जो है बिखेर मतलब रहा है, रिफ्लेक्ट होता आ रिफ्लेक्ट हो रहा है। रहा है। आप जी देखिए, जी जी कश्मीर में एक लंबा सिलसिला चला है सूफी कविता का, जो जी हम जी। मानते हैं कि जो आधुनिक कविता से पहले जो सूफी कविता यहाँ पे लिखी गई 200-250 साल तक, वो सूफी कविता कश्मीर की कविता का एक सशक्त अध्याय है। उसे आप नजरअंदाज कभी कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, सही बात है। कश्मीरी जी जी कविता को समझने के लिए मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। जी वो जी। ये कि आज के जो हम मॉडर्न पोएट्स हैं, कई सारे लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो खुद को पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स कहते हैं, और उनकी कविताओं का आप ईडियम देखिए, वो ललदेद और नुंदऋषि के ईडियम की छत्र छाया में आज भी पल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। उन्होंने बातें तो बहुत आधुनिक की हैं, करने की कोशिश की, पर वो उस स्पिरिचुअल बेस को छोड़ नहीं पाए। वो रिफ्लेक्शन वही आज आ रहा तक है। मौजूद है, वो आज तक मौजूद है। और जी जी बिल्कुल। एक मजे की बात जो मैंने महसूस किया है कश्मीर जी के कविता के परिदृश्य में, वो ये है कि कश्मीर में आप आज भी जो कविता देखते हैं, वो कविता भी किसी न किसी रूप में स्पिरिचुअल एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जो चीज स्पिरिचुअल एलिमेंट से बाहर आकर के बात करता है, जहां पर भी आप उस धरोहर से कट करके बात करते हैं, वो कविता यहाँ के जनमानस में कबूल ही नहीं होती। आज तक ये चल रहा है। बहुत सही विश्लेषण है और आपका, बहुत बढ़िया। जी और जी यहाँ आज भी वही पॉपुलर कविता है जो हमारे मॉडर्न नौजवान लोग लिख रहे हैं, या सुन रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या जिस पे वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो भी उसी एक बड़े प्रभाव के अंतर्गत आता है जो ललदेद और नुंदऋषि ने शुरू किया था। उसके विभिन्न आयाम फिर हमारे सूफी कविता में निकल कर आ गए हैं, जिसे हम आध्यात्मिक कविता कहते हैं। उसके भी फिर आगे जाकर के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। एक तो भक्ति काव्य हो जाता है और एक सूफी काव्य हो जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी जी। कई लोग इनको एक साथ मिला करके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि जो भक्ति काव्य है वो धार्मिक उसूलों के उस पाबंदी में बंद रहता है, लेकिन जो सूफी कविता है वो धार्मिक परिवेश से सिर्फ चुरा लेता है अपने बिंब, वो चुरा लेता है अपने इजहार के शब्दावली, लेकिन बात करता है एक बड़े आसमान की, जहां पे वो धर्म की उन हदों से भी बाहर आ जाता है, क्या बात है, जहां बहुत पर बढ़िया, वो बहुत बहुत अच्छी मानव व्याख्या के है। जी जी। जहां पर वो मानव तक पहुंच जाता है। सही तो ये बात है, बहुत। कश्मीर की कविता में मुझे लगता है कि ये दो ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिन्हें आध्यात्मिक कविता अलग है, और जो सूफी ऋषि कविता का प्रभाव है वो अलग है। इन्हें अलग अलग स्टडी करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप कुछ? मुझे आपका ये वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा लेकिन मैं कुछ। आपको सुन रहा हूँ, और आपका ये जो हमारे मित्र हैं उनका हम्म ये मैं ललदेद मेरे सामने एक दो पेजेस पड़े हुए हैं। मैं जी जी ललदेद की बात करना चाहूंगा कि जी जी जी। वो उनके
2-3 वाक हैं मेरे पास, और फिर मैं जी जी नुंद ऋषि के 1-2 वाक आपके सामने रखना चाहूंगा। जी कि जी लल्ला जी। कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। वाह वाह ये वाह। शुरुआत के दिन है जब लल्लेश्वरी एक सत्य की खोज में है और वो ढूंढना चाहती हैं कि उन्हें एक गुरु मिले, एक रास्ता मिले सत्य को पहचानने की। ये उस दौर की कविता है। आम्य पन सदरस आम्रपन सदरस नाविछस लमान। रस्सी जी जी। कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। हम्म। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। काचे सुकूरों में रिश्ता पानी, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की जय है घेरे। या वो जना दूसरा है कि दाइम्योन में दी तार। मिति दी तार, या वाह वाह। आई हम्म सीधी राह से, गई न हम्म हम्म सीधी राह। हम्म। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। वाह वाह। या उनका एक और है कि अब देखिए कितना प्यारा ये वाक जी है जी उनका कि लल जी जी। बुधरायस कप से पोष सतसई। कि मैं लल्ला कपास के फूल की तरह एक शाख पे उगी थी, वाह 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 पर वाह, क्या माली बात ने है। मुझे तोड़ा और वाह मुझे इस बेदर्दी से जाड़ा कि कपास पर लगी सारी गद झड़ गई। उस स्त्री ने अपने चरखे की महीन सुई में पिरोकर मेरी आत्मा को तब तक काता जब तक वो महीन धागे में न बदल गई। मैं वाह धागा वाह। उठाकर बुनकर और धागा उठाकर बुनकर ले चला अपने हम्म। करघे की ओर, जिस पर चढ़ाकर उसने ये कपड़ा तैयार किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह डॉक्टर साहब, बहुत 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 बधाई। बहुत बढ़िया। या क्या उनका एक बात है। और मैं पढ़ना चाहूंगा, एक और वाक्य है कि मैंने उससे सौदा किया है कि मैं पूरे मनोयोग से अपनी हम्म भावनाओं की पराकाष्ठा तक उसकी सेवा करूंगी। मैं हम्म। महसूस कर रही हूं कि ईश्वर मेरे मस्तिष्क के शून्य चक्र में नृत्य कर रहे हैं। किसी भी भक्त के लिए इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी। वाह। और अब अगर हम उन्हीं के शिष्य नुंद ऋषि की बात करें। नुंद ऋषि को देखेंगे कि जी नफसी जी। करनम अदल तवादल, वाह वाह वाह। मुझे अपनी इंद्रियों के प्रलोभन ने कहीं का न रखा, वाह वाह वाह, क्या इसी ने बात है। मुझे शर्मिंदा किया। ये हम्म। इंद्रियों का बदमस्त हाथी है जो हम्म। बंधन तोड़ देता है, वाह वाह। और जिसने इसे बांधने का हुनर सीखा हम्म। वही लामकान या प्रकाश स्थान तक पहुंचा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। या लालच कदर डुंगल जाने पुष्क्या जाने सुच पिटवात। अब देखिए इस जी जी शुक में नुंद ऋषि क्या कहना चाहते हैं कि एक जी। नाखुदा को गले लगाकर ही समंदर की गहराई तक जाकर वहां से कीमती जवाहर ढूंढ लाता है। उसी वाह। से उसकी कीमत और कद्र मालूम पड़ती है। जी जी जी। रास्ते से भटका हुआ आदमी क्या जाने कि रास्ते में आगे क्या है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी जी। या पढ़ते बहुत। पढ़ते तो तुम्हारी जुबान थक गई। अब देखिए ये कटाक्ष देखिए, हम्म। जो तस्बीह और मालाएं लेकर के दिन रात रहते हैं और फिर कहीं पहुंचते ही नहीं। कि पढ़ते पढ़ते तो तुम्हारी जुबान थक गई, लेकिन पूजा कैसे की जाती है, पूजा क्या है, ये तू जान न सका। माला जपते जपते तेरी उंगलियां घिस गईं, लेकिन हृदय और देह की अपवित्रता वैसी की वैसी बनी रही। वाह, जब क्या दिल बात। साफ ही न हुआ तो इबादत काहे की। वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हमारे मित्र देख रहे हैं हम दोनों को, आप चिंता मत करिए। तो इसके बाद कहाँ, किस सफर की ओर हमारी कश्मीरी शायरी चली। हमारी कविता में कई चीजों का मिश्रण हो गया। जी जी अब देखिए कि हमारे दरबारी कवि थे युद्ध भट्ट, जी। जिन्होंने काव्य नाट्यकृत जैन प्रकाश में बडशा के राजकाज का हाल दर्ज किया। ये कविता में लिखा उन्होंने इतिहास। इस दौर के इतिहासकार श्रीवर ने इस कृति का वर्णन किया है। जी जी जी।
ये अब उपलब्ध नहीं है। जी श्रीवर स्वयं संस्कृत के अच्छे कवि भी थे। उन्होंने वशिष्ठ ब्रह्म दर्शन कश्मीरी भाषा में ही लिखी, जी जिस ओर उन्होंने खुद इशारा किया था। 15वीं शताब्दी की एक और लंबी काव्य रचना है दुख मोहमाया जाल चरित। जी जी ये गंग प्रशस्त नाम के कवि ने 14वीं शती के अंतिम वर्षों में लिखा था इसको। ये रचना मनुष्य के जीवन के कई पड़ावों का चित्रण करती है और साथ ही इसमें कई शास्त्रों, ज्योतिष, योग आदि का पूरा मिश्रण है। उसमें बहस भी की गई है। जी मुसलमानों के शिया संप्रदाय से संबंधित कवियों ने फिर इसी दौर में, इसके आसपास ही, जब ये जी जो आदिकाल है हमारा, जी उसमें जो शिया सुन्नी फसादों के बाद मरसिया काव्य का आरंभ किया। हाँ हाँ ये रिवायत 15वीं शती के आरंभ में ही मीर सैयद हसन मुमताज एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने शुरू हम्म, की थी, जो आज तक जारी है। एक दीर्घ अंतराल के बाद फिर 16वीं शती में कश्मीर में एक और कवयित्री का प्रादुर्भाव हुआ, वो है हब्बा खातून, जी एक मशहूर कवयित्री। बीच में जी एक लंबा सा अंतराल, पता जी नहीं उस दौर के कवि और कवित्रियां कहाँ चली गईं। शायद यही वजह रही कि दरबार में फिर फारसी आ गई थी और कश्मीरी भाषा की जो चीजें थी वो शायद जाया होती रहीं इस दौरान भी। और जब जी हब्बा खातून बीच में आती हैं, वो जी असल में आप जानते हैं कि वो यहाँ के सुल्तान यूसुफ शाह चक की साथ उनका जी विवाह जी हुआ था। वो उससे जी पहले ही कविता करती रही थी, मशहूर भी हो गई थी। उनके नगमे कश्मीरी कविता के इतिहास में बड़े अहम हैं। प्रेम गीत जी हैं, दर्द, जी जी मिलन, विरह, आशा, निराशा, ये सब, विश्वास, अविश्वास, ये सब चीजें उनकी कविता में हैं। ये कवयित्री बीच में आप देखते हैं कि ये जी उस स्पिरिचुअल सूत्र से थोड़ा सा अलग कट करके आ गई हैं। ये एक नई आवाज के रूप में सामने आती है हमारे पास, जी प्रेम कवयित्री के रूप में। अब वही 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 मैं जनमानस जिक्र की करना आम चाह रहा कश्मीरी इसमें भाषा, इसमें इसमें प्रेम का पुट ज्यादा आ गया, प्रेम प्रेम प्रसंग का पुट ज्यादा ज्यादा आ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी वही दर्द और विरह मिलन विरह की, की बात अच्छा, विरह की, और ये जी जनमानस की आम कश्मीरी का संगीतमय प्रयोग उनकी कविता का लोकप्रिय हिस्सा बन गया। और कहते हैं कि वो खुद भी संगीत जानने वाली थी, और फिर जी जब जी वो सूफियाना संगीत भी जानती थी और लोक संगीत से भी परिचित थी। और फिर ऐसा हुआ कि जो उनकी शादी जिस सुल्तान के साथ हुई, यूसुफ शाह चक के साथ, वो स्वयं अच्छे संगीतकार भी थे। जी तो ये एक अजीब सा मिलन हो गया। तो ये एक संगीतमय प्रयोग हो गया, ये इनकी कविता और फिर सूफियाना शास्त्रीय संगीत का अच्छा सा मिलन हो गया। और कहते हैं कि हब्बा खातून ने ही जी सूफी शास्त्रीय संगीत जो कश्मीर का है, उसमें जी रास्त कश्मीरी नाम का राग ऐड कर दिया। कहते हैं वो कि इतनी प्रबुद्ध हो गई थी फिर वो सूफियाना शास्त्रीय संगीत में, कि उन्होंने रास्त कश्मीरी नाम से एक अलग राग इस संगीत को दे दिया। इसी जी जी दौर के एक और संत कवि हैं शेख बाबा दाऊद खाकी, जो फारसी जी और कश्मीरी में एक साथ लिखते थे। जी उनकी कश्मीरी रचनाएं सूफी रंग में रंगी हुई हैं, क्योंकि वो खुद सूफी थे, तो उन्होंने निरे सूफी विचारधारा को लेकर के कविताएं लिखी हैं। वो बड़ी प्यारी कविताएं हैं वो। कुछ कुछ कोई जैसे वो, मिसाल का है अगर आपको याद होगा कुछ नहीं, कोई वो कुछ अभी मेरे पास मिसाल नहीं है उनकी कोई। अच्छा जी 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 जी। कोई बात नहीं तो जी मेरे लैपटॉप में सामने रखा हुआ था, पता नहीं इसका क्या, स्क्रीन को क्या हो गया, मैं दिख रहा हूं आपको, मुझे यही लगा बड़ी आपका बात है। कैमरा ऑफ तो नहीं हो गया आपका इसमें। पता नहीं मेरा कैमरा। अब आप लेकिन लेकिन हमारे मित्र लोग सब देख रहे हैं, अब बोलते रहिएगा, बोलते रहिए। ठीक ठीक मेरा मॉनिटर चल रहा है तो उसमें ठीक आ रहा है जी ठीक है, ठीक है, फिर जी कोई दिक्कत नहीं। और जी 16वीं शती के ही अंत में और 17वीं शती के प्रारंभ में फिर ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी आए, तो जी उन्होंने जी अपनी सूफी और आध्यात्मिक कविताएं लिखी। उनके सारे कई गाने बड़े मशहूर हैं, जो ज्यादातर नात के सिन्फ में लिखे गए हैं, नात के जॉनर में लिखे गए हैं। वो जी यहाँ पे महफिलों में गाए जाते हैं। और इसी दौर में कश्मीरी कविता का
के लिए एक और अहम नाम जो है वो जी रोपदेद है और जी गनी जी जी कश्मीरी है। और जी ये जी एक अजीब सा दौर था। फिर ये कई लोग जैसे रोपदेद है, गनी कश्मीरी है, नुंदडार है, जुम बीबी है, ये ज्यादा जी सेलिब्रेटेड शायर तो नहीं, इनमें सिर्फ गनी कश्मीरी बहुत फेमस हो गए क्योंकि वो पर्शियन में लिखते थे और जी पर्शियन राजभाषा थी तो उनको बड़ा उन्होंने सेलिब्रेट किया, दरबार ने जी भी सेलिब्रेट किया और उनकी कविता उन्हीं के दौर में पर्शिया तक पहुंच गई और वहां से हम्म, लोग आए उनसे मिलने के लिए क्योंकि उनकी हाँ हाँ, कविता में उतना ज्यादा दमखम था। हम्म, वैसे उसी दौर वही एक ही दौर है कि कमालुद्दीन बदख्शी एक बहुत बड़ा नाम है, जो उन्होंने भी आध्यात्मिक कविता लिखी। और फिर कश्मीर दौर में जो मुगल दौर आ गया उसके बाद, तो हम्म, महत्वपूर्ण कवि जो हैं उस दौर के साहिब कौल हैं। साहिब जी कौल को कम सेलिब्रेट किया गया कश्मीरी कविता में, लेकिन उनकी कविता बड़ी सशक्त है, बहुत जी ज्यादा सशक्त है। मैं शायद उनकी मिसालें भी सब लोगों की रखी होती, लेकिन मेरा स्क्रीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। तो मैं शायद चाहूंगा कि अगले दौर में जब हम आधुनिक कविता पर बात करेंगे जी तो मैं जी शायद जी इन लोगों के, इनमें से कुछ लोगों की कुछ रचनाएं आपके सामने रखूं जरूर कि मेरे जरूर जरूर स्क्रीन पे अब नहीं आ रही हैं ये चीजें। जी 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 और साहिब कौल के बाद वो संस्कृत भाषा के भी बड़े प्रकाट पंडित थे, मैं उनकी बात कर रहा था। जी कश्मीरी में भी उन्होंने लिखा है, वाक भी लिखे हैं और शुक फॉर्मेट में भी लिखे हैं, जिसे हम नज्म टाइप की कविता कहते हैं, वो भी जी लिखे हैं। उनकी जी कश्मीरी की दो किताबें सुरक्षित रह पाई हैं, जन्मचरित और कृष्ण अवतार लीला। जी जन्मचरित एक गीत काव्य है जिसमें मानव जन्म के पौराणिक महत्व को उन्होंने दर्शा दिया है जी और ये एक जनमानस की भाषा से थोड़ी भिन्न है। जो उस वक्त के दूसरे कवि जो उसके आसपास के कवि थे, जैसे रोपदेद की बात हमने की, जैसे जी बदख्शी की बात की हमने, जैसे गनी कश्मीरी की बात की हमने, तो उनकी हम्म, भाषा जो थी वो आम जनमानस की भाषा थी। लेकिन जो साहिब कौल थे उनकी भाषा थोड़ी सी जनमानस की भाषा से हट करके वो आचार्य टाइप की भाषा थी और जो शायद अच्छा लगता था कि वो उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था और शायद वो आम लोगों के लिए ना लिखते हूँ। उनका ये हम्म, मकसद रहा हो कि मैं अपने लिए लिख रहा हूं या किसी खास प्रबुद्ध वर्ग के लिए लिख रहे हूं जी और जी उन्हें जी इस तरह की भाषा है उनकी। और जी दूसरा उनका जो कृष्ण अवतार लीला है जी उसको उन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा हुआ है और वो वो तो दशम स्कंद पे आधारित है। जो अच्छा कृष्ण अवतार का दशम स्कंद है तो उस पे जी आधारित है वो। इसी दौर के एक और जो ये महत्वपूर्ण कवि हैं वो गनी कश्मीरी हैं, जो मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमने कहा ललदेद हैं, जिस तरह से हमने कहा नुंदऋषि जी हैं, फिर हमने कहा आबा खातून है, उसके बाद हाँ इस सारे दौर में इतने सारे लोग जो हैं गनी उनमें कश्मीरी एक गनी महत्वपूर्ण कवि के कश्मीरी रूप में आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी जी जी कविताओं का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो गया है और आज जी तक वो पर्शियन जहाँ पढ़ाई जाती है, चाहे जी वो यहाँ पढ़ाई जा रही हो, कहीं और पढ़ाई जा रही हो या पर्शिया के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हो, तो गनी कश्मीरी स्टडी का एक अहम हिस्सा है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है क्योंकि हम इतने संकीर्ण कभी नहीं थे कश्मीर के लोग कि हमने हम्म, कहा कि कश्मीरी में लिखा तो अच्छा है, संस्कृत में लिखा तो अच्छा है। हम कहते हैं कि हमारे लोगों ने जिस भाषा में भी लिखा है वो जी जी सारे जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सब हम में से हैं। और जी 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 उस इस दौर के बाद अगर हम पहुंचेंगे तो एरिनीमाल पर हमारा आकर के रुक जाता है जी जी कदम। ये एक कदम बहुत बड़ा पड़ाव है। बहुत एक बड़ा और नाम बात भी है एक जी और जी बात मैं एरिनीमाल की बात पे करूंगा, एक और अहम जी विषय पे बात जी करना चाहूंगा। जी पिछले कई वर्षों से, जी 3-4 दशकों से कश्मीर में कई सारे लोगों ने पता नहीं हम्म किस मकसद से एक हम्म हल्ला गुल्ला खड़ा कर दिया, जैसे हमने उद्भव को लेकर के, कश्मीरी जी उद्गम के को लेकर के बात करी थी, भाषा को लेकर जी भाषा को लेकर के बात करी थी, जी और इसी तरह से हमने कई सारे सवाल उठाए गए हैं कुछ लोगों के हम्म, होने ना होने पर।
ओहो, जी 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 जी। ठीक है। ये बीमारी यहीं की नहीं है, ये कहीं कई सारी भाषाओं वर्गों में हुई है, कई सारी भाषाई इलाकों में हुई है। कई सारे लोगों ने शेक्सपियर के बारे में भी कहा था कि ये थे ही नहीं कोई। तो लोगों को फिर किताबों की किताबें लिखनी पड़ी कि भाई शेक्सपियर नहीं थे तो फिर ये नहीं कौन थे। नहीं, डॉक्टर साहब आपने शेक्सपियर की जो बात उठाई तो उसका देखिए, उसका वहां पर मकसद अलग था, और जो आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है उसके पीछे और कोई मंतव्य है कि किसी के अस्तित्व को ही आप नकार देते हैं या नहीं इसीलिए मानते इसीलिए हैं। इसीलिए जी शायद मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने बात अरनिमाल पर रोक दी, शायद यही बात करने के लिए, क्योंकि मेरा जी भी एक मकसद यही है कि जी 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 मैं ये बात कह दूं, जी ताकि ये बात भी पहुंचे कि अगर ललदद नहीं है तो मेरा मानना है कि कश्मीर में कविता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साक्ष्य दिया आपने, बहुत, जिसको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के रूप में लेना चाहिए। इस बिल्कुल पे सही बहुत बात है। बहस भी हुए हैं, कई लोगों ने कहा कि नहीं ये ललदद नहीं थी, कुछ और हम्म, लोगों ने लिखा हुआ है जो ललदद के साथ जोड़ा गया है। जी मैं जी जी। उनसे कहता हूं कि उन सब लोगों ने जिन्होंने ये लिखा है वही ललदद है। और आपको क्या एतराज है कि वाह अगर क्या बात है। उन लोगों को हम नहीं जानते हैं तो उन्हीं हम्म, का नाम है ललदद। वो उन्हीं का 4 नाम है लोग थे या 10 लोग थे जिन्होंने ये लिखा है, मैं तो कह रहा हूं वही 10 लोगों का एक नाम है जिसका नाम नाम है है ललदद। लल जद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसमें आपने अपना वो दे तो दिया है मंत्र आप जी। एक शख्स को ना कह करके अपनी राजनीति साध सकते हैं, जी जी लेकिन जो मैंने वाक आपको अभी सुना है, 2-3 वाक, जी जी ये जी। किसने लिखे हैं फिर? ये धरोहर तो है ना हमारे पास, इसी बिल्कुल है। धरोहर का नाम ललदद है, लल जद है, बहुत बढ़िया, इसी बहुत धरोहर अच्छी का व्याख्या नाम की। ललदद। जी तो जी फिर ये जी कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं थी कोई, इसे गढ़ा गया है। जी जी। ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, मैं यहीं पहुंच रहा हूं अरिनिमाल पे, ये अच्छा मुझे डॉक्टर फिर साहब, याद आया। एक आपका मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। डॉक्टर प्रतिभा जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। वो मैं उनका परिचय ऐसे दूं, वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान है और बहुत अच्छी कवयित्री और बहुत अच्छी चिंतक है। उन्होंने ये कहा है, आप यदि स्क्रिप्ट दिखाएंगे तो हम भी देखना चाहेंगे वो, क्योंकि आज आपके लैपटॉप में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वरना आपको हमको सब लोग ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगला विषय जो हम अगली अगले अगले उसमें दिन हम रखेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब आज लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगला दिन हम तय करेंगे जिसमें आज की बात को हम आगे इस क्रम में आगे कंटिन्यू करेंगे। बढ़ाएंगे, और फिर उसको फिर कश्मीरी शायरी का जो सफर है उसके वर्तमान स्वरूप तक हम आएंगे उसमें। ले आएंगे, ठीक। आपका क्या विचार है इसके बारे बिल्कुल सही बात है सर। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं सीखूं भी आपके साथ बात करते हुए, में? और जी इतने प्रबुद्ध लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हम्बल्ड फील कर रहा हूं, मैं अपने आप को छोटा भी महसूस कर रहा हूं, इतने बड़े विद्वान लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जी मैं सिर्फ जो मैंने समझा है जी वो जी। बता रहा हूं। मैं कोई सत्य का उद्घाटन नहीं कर रहा, नहीं, मैं कोई अंतिम अंतिम बहुत अच्छी, शब्द नहीं एक कह जिसको रहा। कहते हैं ना कि एक बोलचाल की भाषा में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो रहा है, और आप बिल्कुल मैं आपके सामने एक विद्यार्थी के रूप में बैठा हूं और आप मुझे बता रहे हैं, मैं बहुत ग्रहण कर रहा हूं। तो अगर आप अनुमति देते हैं, आपकी अनुमति से जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज के कार्यक्रम का जो अगला और अंतिम भाग है, हम अगले मंगलवार को सायं 7 बजे रखेंगे। तो ठीक। उस दिन आप आने का कष्ट करें, और आज की बात को इसी क्रम में हम आगे जारी रखेंगे, और उस दिन इसको फिर पूर्ण करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे कोई इसके ऐतराज साथ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जो मित्र हमारे साथ, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, जब आप कमेंट्स देखेंगे, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी उनको एक्नॉलेज करिए। बिल्कुल अशोक जरूर, सराफ मेरे भाई, लिए खुश नसीबी होगी।
अशोक सराफ घायल जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रतिभा जैन जी जुड़ी है, आशमा कौल जी जुड़ी है, मौसमी भट्ट जी हमारे साथ हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, मित्र जुड़े थे। अब चूंकि ये हमारे कमेंट्स में आ रहे हैं तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में डॉक्टर साहब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे लोग, इतने प्रबुद्ध लोग मुझे सुन रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया है। मैं इन सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बात करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सुधारें, मुझे भी सीखने का मौका दें। मैं जब कश्मीरी कविता की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कविता की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की आत्मा की बात कर रहा हूँ तब। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि अच्छा। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में जो कविता रची गई है उस कविता में कश्मीर की आत्मा बसती है, जिस आत्मा में कितने ही सूफी संत सिद्ध पुरुषों का ज्ञान और सिद्धि अर्जन जो है वो समाया हुआ है। इसलिए मैं जब कविता की बात कर रहा था तो मैंने अभी कहा कि जब मैं संस्कृत के कश्मीर में जो आचार्य रहे हैं उनका जिक्र कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा तो किसी पवित्र पानी में स्नान हो गया उनका जिक्र करने से। क्या तो बात है, इतनी क्या बात है। इतनी पवित्र बातें जो हैं वो सब काव्य के माध्यम से हम तक आई हैं। तो इसलिए मैं चलिए, कश्मीर की कविता को एक ऋचा की तरह, एक आयत की तरह पवित्र मानता हूँ। तो आप सब उसका हिस्सा बने हैं। मुझे मौका दिया है डॉक्टर साहब ने आपके साथ बात करने का। ने बहुत ही मैं इनका महत्वपूर्ण भी और बातचीत हो आप गया। सब लोगों का आभारी हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अपने मित्रों को ये सूचित कर रहा हूं कि आज की बात जो हमारी यहाँ तक अभी हो चुकी है, हम इसी रचना धर्मिता कार्यक्रम में अगले मंगलवार को यानी 27 जुलाई को सायं 7 बजे इसको फिर जारी रखेंगे और हमारे साथ रहेंगे प्रतिष्ठित साहित्यकार और मीडिया कर्मी जो श्रीनगर कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर सतीश विमल। तो अब मुझे आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर हम संपन्न करते हैं। अगले मंगलवार को हम डॉक्टर सतीश विमल के साथ पुनः मिलेंगे इसी बात को जारी रखते हुए। नमस्कार। नमस्कार।